Good morning, friends. In the past, also on 23rd of April 2020, I had prepared suggestion for revival of real estate industry, housing sector particularly, and uploaded it in at YouTube as well. And that was done by me on request of few of my real estate clients. और आज मैं फिर ये जो पैनाडेमिक कोविड-19 है, इसकी वजह से जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री बहुत सफ़र कर रही है, तो उससे रिलेटेड एक रिवाइवल के लिए बहुत खूबसूरत पैकेज मैंने जो है उनके लिए एक बनाया है कि कैसे रिवाइव हो सकती है। मैं सीए सुरेश आहूजा। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या चैलेंजेस हैं आज इस इंडस्ट्री के सामने। आज जो कोरोना से, पैनाडेमिक से परेशान हैं लोग, पूरा विश्व परेशान है, तो इसकी सबसे बड़ी मार पड़ रही है रेजिडेंशियल यूनिट्स पे, रियल स्टेट के ऊपर। इसमें दो तरीके से मार पड़ रही है। एक तो जो ऑलरेडी हमारे कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, जो रियल स्टेट के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, ग्रुप हाउसिंग ऑल ओवर इंडिया, उसमें जो बायर्स हैं जो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, वो भी कुछ समय तक शायद पैसा नहीं देने वाले हैं। वो इंस्टॉलमेंट्स ठीक से शायद नहीं दे पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर किया है। दूसरा, नई डिमांड तो बिल्कुल आने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही, लिहाजा कोई नए प्रोजेक्ट भी कोई जो शुरू होने वाले थे वो रुक जाएंगे, नहीं शुरू होंगे। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी कि हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाएंगे, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं होंगे। इससे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लेबर्स का बढ़ेगा। साथ ही साथ जो इनपुट्स हैं, सीमेंट, स्टील, आयरन, टीएमटी, ये सारे जो इनपुट्स हैं कंस्ट्रक्शन के, इनकी सबकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी। साथ ही साथ बहुत से लोगों के पास इन प्रॉब्लम्स के अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम जो आएगी वो है अवेलेबिलिटी ऑफ आइडल सरप्लस फंड्स विद द कंट्रीमैन। क्योंकि इसको भी मैं एक प्रॉब्लम के तरीके से ले रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए कि ये जब प्रोडक्टिव यूज़ फंड्स का नहीं होता, प्रॉफिट की संभावना नहीं होती, तो लोग फंड्स आइडल हो जाते हैं। ख़ासकर इंडस्ट्री में हम आज जब देखें, प्रोडक्शन जो है वो डिमांड कम होगी, पर्टिकुलरली ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जब डिमांड कम होगी तो उसका वर्किंग कैपिटल की नीड भी कम हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो जाएगी तो करंट एसेट्स कम हो जाएंगे और जिससे फंड्स आइडल हो जाएंगे। अब ये जो एक समस्या आने वाली है, मैंने इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को ही यूज़ किया है। हमारा जो ये मेरा टारगेट है, इसके अंदर इस रियल स्टेट का जो रिवाइवल प्लान और पैकेज है, सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम क्या क्या अचीव कर रहे हैं। पहला कि मैं डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ सीमेंट, स्टील, अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। दूसरा, जो आइडल सरप्लस फंड इंडियन इन्वेस्टर के पास पड़ा है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, कंट्रीमैन, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कॉरपोरेट्स हो, जो आइडल फंड्स उनके पास पड़े हैं, इसलिए कि उनके पास संभावना नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, प्रॉफिट में उसको डिप्लॉयमेंट के लिए, उन फंड्स को यूटिलाइज़ करने के लिए मैं प्लान दे रहा हूँ। तीसरा कि रियल स्टेट इंडस्ट्री के लिए मैं ह्यूज फंड्स का इंतज़ाम कर रहा हूँ इस सॉल्यूशन से, जो फंड्स ना तो गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे और ना ही किसी बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो लोग खुद बहुत परेशान हैं बाकी के पैकेजेस को देने के लिए। जो गवर्नमेंट ने हमारे कल परसों काफ़ी 20 लाख करोड़ का जो एक पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रही है, तो उसमें जो इतने लोन्स दिए जाएंगे सब बैंकिंग सेक्टर से आएंगे, उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा लोड पड़ने वाला है। साथ ही साथ गवर्नमेंट बहुत से जो सब्सिडीज़ या और भी जो चीज़ें दे रही है, गवर्नमेंट के पास भी लोड है। तो हमने गवर्नमेंट से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के से 1 रुपये की यहाँ ज़रूरत नहीं की है। साथ ही साथ
इसका जो टारगेट है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, और जो ख़ासकर चारों तरफ से हमारे महानगरों से, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, पंजाब, राजस्थान से जो वापस आ रहा है अपने घरों की तरफ, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ये स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लेबर हो या फिर इलेक्ट्रीशियंस या बाकी के प्लम्बर्स, उनके लिए भी बहुत बड़ा ये काम शुरू करने का इसके अंदर सॉल्यूशन है। और ख़ासकर हम अगर ये देखें कि रियल स्टेट सेक्टर तो वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हमेशा से एक प्रायोरिटी इंडस्ट्री रही है, क्योंकि घर इंडिया में हाउसेस की ज़रूरत है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना चालू कर रखी है, और इसके अंतर्गत तमाम मोटिवेशनल टूल्स दिए जा रहे हैं, कैश असिस्टेंस दी जा रही है, सब्सिडीज़ दी जा रही है, चीपर बैंक फाइनेंस दिया जा रहा है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए उसके अंदर हमारे बजट में से एलोकेटेड है ऑलरेडी। और इस जो ये पीएम आवास योजना है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में उनके सैंक्शन प्लान्स के साथ ये इनको अटैच किया जा रहा है, ताकि वो प्राइवेट बिल्डर्स अपने जितने प्लान्स अप्रूव कराते हैं, तो साथ ही साथ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी उनको कुछ कंस्ट्रक्शन के टारगेट्स दिए जाते हैं, तो वो उसको भी मुहैया कराते हैं। तो लिहाजा ये तो प्रायोरिटी है, और साथ ही साथ इसी काम के लिए प्राइवेट सेक्टर बगैर किसी गवर्नमेंट के किसी फंड के, बगैर किसी एक्स्ट्रा बेनिफिट के, वो जो लोग पैसा दे सकते हैं, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर भी ये काम ठीक से कर रहा है हाउसिंग सेक्टर के अंदर। तो साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ख़ास बात ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है इंडिया में अभी भी या तो ओन फंड्स, यानी कि अपने जो प्रोमोटर्स के फंड्स हैं, डेवलपर्स के, उनके फंड, या फिर जो कस्टमर्स हैं, जो वुड बी बायर्स हैं, उनके फंड्स के ऊपर ही ये सारा कुछ निर्भर है। बैंकिंग सेक्टर से कम फाइनेंसिंग ले रखी है। अब इसका समाधान क्या है इन सारी चीज़ों का, कि गवर्नमेंट से फंड नहीं लेना पड़ेगा और बैंकों से भी पैसा नहीं लेना पड़ेगा, और रियल स्टेट सेक्टर में जो ये डिमांड का क्रंच आने वाला है ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच, इसका समाधान क्या है। मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता हूँ, ड्यूरिंग लास्ट 60 ईयर्स हमने कभी सेल्स टैक्स एक्ट का यूज़ किया है फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, मगर इनकम टैक्स एक्ट का तो बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है, ना सिर्फ इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, बल्कि फ्री ट्रेड जोन्स को प्रमोट करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, जैसे ये सेक्शन 10A फॉर फ्री ट्रेड जोन्स, 32A इन्वेस्टमेंट अलाउंस, 32AB, मुझे अच्छी तरह याद है ये सेक्शंस बहुत पहले काफ़ी यूज़ होते थे। सेक्शन 80 HHA, HHC एक्सपोर्टर्स के लिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा उनकी इनकम को एग्जेम्प्ट करता था ये। देन फॉर इंडस्ट्री 80I, 80J एट्सेट्रा, ये इनकम टैक्स के एक्ट के ये सेक्शंस, जिसमें अलग अलग ढंग से कंपटीशन करके एक एसएससी की, चाहे वो इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कॉरपोरेट हो, उनको ये इंसेंटिव्स दिए जाते थे कि आप अगर ये कर रहे हैं पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में या इंडस्ट्री में, तो आपको इन सेक्शंस में अलग अलग ढंग से कैलकुलेट करके आपकी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी टेक्निक का उपयोग करते हुए और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इस वक्त की फाइनेंस मिनिस्ट्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसको क्यों छोड़ रहे हैं हम लोग ऐसा ही कुछ करें कि हमारी जो रियल स्टेट में जो प्रॉब्लम आने वाली है वो एक बूम में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, आज जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इसमें हमारा इंडियन जो कंट्रीमैन है, जो कॉरपोरेट्स हैं, उनके जो पुराने पैसे हैं वो सब आइडल होने वाले हैं, वो सारे फंड्स। उन सारे फंड्स को हम अगर यहाँ यूज़ कर दें, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80 में और या कहीं एक सेक्शन अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें इमीडिएट इफ़ेक्ट से, जो कि शायद इस ढंग का होगा,
like any profit arising out of the sale or transfer of a residential unit in an ongoing or upcoming approved group housing project booked before 31st March 23 shall be exempt from income tax in the hands of seller if the said residential unit is sold or transferred within a period of 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सेट प्रोजेक्ट्स। इस 1 ईयर को 2 ईयर्स भी किया जा सकता है ताकि एक साथ सारे फ्लैट बिक्री के लिए ना आ जाए। कितना आसान सा और बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। अब अगर 2-3 साल तक अगर रियल स्टेट में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला नहीं है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं उनके सामने प्रॉब्लम आने वाली है, तो क्या हर्जा है अगर हम एग्जिस्टिंग हमारे कंट्री के अंदर जो अनइन्वेस्टेड फंड पड़ा है, इवन मैं तो कहूँगा कि कुछ बैंक में एफडी पड़ा हुआ है या और कहीं पड़ा हुआ है 6-7% के ऊपर, हम उसको क्यों यूज़ नहीं कर सकते कि वो पैसा हम इन फ्लैट्स की बुकिंग के लिए एग्जिस्टिंग जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं आज की तारीख में या अपकमिंग जो आइंदा आएंगे अप्रूव्ड ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसके लिए कोई एक अप्रूवल का प्रोविज़न इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, और अगर 2023 के पहले अगर ये बुक किए जाते हैं या जो एग्जिस्टिंग बुकिंग्स हैं ऑलरेडी जो कंप्लीट नहीं हुए, तो इन फ्लैट्स की बुकिंग के बाद इनको अगर कंप्लीट होने के बाद 1 साल या 2 साल के अंदर अगर बेचेगा वो इन्वेस्टर, तो उसको जो इनकम प्राप्त होगी वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगी। सो देयर इज़ नो हार्म। ये जो ट्रांजैक्शन होने ही वाला नहीं है, हमने एक ये आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शन क्रिएट किया। हमने इनकम टैक्स के, मैं तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो मैंने इकोनॉमिक्स में बहुत पहले पढ़ा था कि इनकम टैक्स क्यों लगाया जाता है, टैक्सेशन क्यों लगाया जाता है। सो मुझे ये बहुत बड़ा पर्पस, जो कि हम लोग कोई, मैं बहुत नॉवेल्टी नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट में 50 साल से खूब यूज़ होता है ये इस ढंग की चीज़। अगर ये हो जाए तो दोस्तों मुझे लगता है कि एक इस सेक्शन के इंट्रोडक्शन से अरबों खरबों रुपया रियल स्टेट हाउसिंग सेक्टर के अंदर आ जाएगा, जिससे इस इंडस्ट्री में, अरे इसकी डिमांड और इसका जो डिप्रेशन है वो तो छोड़ दीजिए, मुझे तो ऐसा कैलकुलेशन मेरी पूरी है कि इट विल रिजल्ट इनटू अ बूम इनटू दिस इंडस्ट्री सेक्टर। ये पूरे इस सेक्टर में कंट्री के अंदर बूम आ जाएगा जब पूरी इकोनॉमी हमें मेरी परेशान होगी इंडिया की, मगर ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होगा जिसके अंदर बूम होगा। हालांकि दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो इसको फॉरवर्ड करिए ताकि ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक, हालांकि मैं इसको अभी यूट्यूब पे भी अपलोड करने जा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि बहुत डायनेमिक पर्सन है वो, तत्काल अगर ये उनके पास बात पहुँच भी गई, या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर या राज्य मंत्री जिनको मैं रोज़ टेलीविज़न पे 4 बजे देख रहा हूँ, इतने डायनेमिक ये टीम नज़र आ रही है, दे विल इमीडिएटली अडॉप्ट एंड implement this kind of section into income tax act, which will immediately create a boom in the country। पूरा का पूरा सेंटिमेंट कंट्री का चारों तरफ लोग दौड़ेंगे कि दैट दिस इज़ एन एरिया वेयर दे कैन लुक फॉर अ वेरी गुड प्रॉफिट, एंड दिस विल रिजल्ट नॉट ओनली अ बूम इन रियल स्टेट सेक्टर बट द लेबर्स, द इनपुट्स इंडस्ट्रीज़ ऑफ द रियल स्टेट। और एक बार इसमें आने के बाद सब कुछ ठीक होगा। मैंने इसी में नीचे लिंक दिया है कि मैंने जो 23 अप्रैल को भी एक बताया था, मैंने उनमें कुछ और चीज़ें भी बताई थी, वो भी शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये प्रपोज़ल एक जाना था। तो मुझे हमारे क्लाइंट्स ने, कुछ बिल्डर्स एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट किया था, तो ये एक आया था हमारे सेंटर से, दिल्ली से आया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो उसमें ये बना करके मैंने उनको दिया था। इसमें कुछ और चीज़ें भी मैंने डाली थी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसमें हर्रा लगे न फिटकरी तो चोखो दाम हो जाए, सिर्फ उतनी ही बात कर रहा हूँ। Thank you. If you like it, then do promote. I just want my country to be very happy. The total target is to make India very successful. इस वीडियो के अलावा मेरे चैनल पे और भी कई वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है
कि इस पैनाडेमिक के बाद इंडियन इकॉनमी में रिवाइवल के लिए 10 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री इंतज़ाम, और पूरी जनता से कैसे पैसा 10 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया जाए। तो एक कोविड-19 टैक्स रिबेट बॉन्ड्स, उसके बारे में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा की है, और मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी मेरा प्रपोज़ल स्वीकार कर लेंगे। उसको आप ज़रूर देखिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसी चीज़ें दूंगा जो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में यूनिक होगी।